चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम जल मंडल का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले के लेक्चर नंबर 1 में हम लोग जल मंडल को एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिए थे और आज भी एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। पिछले जल मंडल के क्लास में हम आप लोग को बता दिए थे करंट्स के बारे में। जो हॉट करंट्स थे, एगो वार्म करंट्स था और एगो कोल्ड करंट्स था, है ना। कोल्ड करंट्स को हम लोग ब्लू कलर के लाइन से दर्शा रहे थे और वार्म करंट्स को हम लोग रेड कलर के लाइन से दर्शा रहे थे। याद करिए, हम लोग नीचे के साइड में 6 ठो करंट्स के बारे में पढ़े थे, याद कर रहे हैं। एगो करंट्स कैसा था, ऊपर के साइड में था पूरा का पूरा। उसमें हम लोग को दोनों करंट्स के बारे में था। उसमें पहले वार्म करंट्स भी था और साथ साथ क्या था, कूल करंट्स भी था, थे ना। करंट्स आप लोग बता सकते हैं वार्म करंट्स कैसे हैं और कूल करंट्स कैसे हैं? नहीं, वो तो हिंदी बोल दी तुम। कैसे कैसे आता जाता है, मतलब कि कहाँ से, भूमध्य रेखा से पोल की ओर, पोल की ओर से भूमध्य रेखा की ओर, कैसे हम लोग पहचानेंगे? अगर पोल से भूमध्य रेखा की ओर जाएगा तो क्या होगा? ठंडा, क्योंकि पोल ठंडा रहता है और भूमध्य रेखा कैसा रहता है, गर्म। और अगर बताओ भूमध्य रेखा से कहाँ जाएगा, पोल की ओर, तो कैसी कैसी धारा? गर्म धारा। तो इधर पे बताइए, याद करिए, यहाँ पे गर्म धारा थी ना पहले। पहले यहाँ गर्म धारा थी, फिर ठंडी धारा, फिर गर्म धारा, फिर ठंडी धारा, फिर गर्म धारा, फिर ठंडी धारा। तो पहले बताइए कौन सा गर्म धारा? पेरू की धारा। वाह, याद है अभी तक। पेरू, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद वेनेजुएला, उसके बाद अल्कोहास, उसके बाद वेस्ट ऑस्ट्रेलिया और ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, हो गया। अब ऊपर में बताइए कौन सा था? अलास्का और कैलिफोर्निया, गल्फ स्ट्रीम, कैनरी और सोमालिया, और उसके बाद ओशियो और क्यूरोशियो। ओके था ना, ओके था ना लास्ट में। ओशियो और क्यूरोशियो। ओशियो कैसी धारा है? गर्म धारा। अब क्यूरोशियो कैसी धारा है? ठंडी धारा। ठीक है, ओशियो ठंडी धारा और क्यूरोशियो गर्म धारा। और उल्टा बोल दिया क्या हम? चलो ठीक। क्यूरोशियो क्या हो जाएगा? ठंडी धारा। और ओशियो कैसी, सॉरी, ओशियो ठंडी धारा, क्यूरोशियो गर्म धारा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या क्या है। महासागरीय जो धाराएं हमारे पास, वो उत्पत्ति के कारण क्या क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और जिसको नहीं समझ में आएगा उनको भी समझ में आएगा। चलिए देखिए, तापक्रम की विभिन्नता जहां पे रहेगी वहां पे महासागरीय धाराएं क्या होगी, उत्पन्न होगी। तापक्रम की विभिन्नता समझते हो? जहां जहां तापक्रम की विभिन्नता होगी, जैसे देखो भूमध्य रेखा पर तापक्रम क्या है, ज्यादा है। भूमध्य रेखा पर तापक्रम कैसा होता है, ज्यादा होता है। लेकिन पोल पर तापक्रम कैसा होता है, कम होता है। सभी कोई को पता है। अरे पृथ्वी के एकदम पोल वाले हिस्से पर कैसा रहेगा तापक्रम? ठंडा रहेगा ना, वहां पे तापक्रम तो बहुत कम है। लेकिन मध्य वाले हिस्से में तापक्रम कैसा होता है, गर्म होता है। तो तापक्रम की जब भी धारा जो होगी वो कैसा रहेगा, अलग अलग विभिन्नता दिखाई देती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिक गर्मी के कारण जल गर्म होकर फैलता है और हल्का होकर ऊपर उठता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक ठंडा के कारण जल ठंडा होकर सिकुड़ता है और वो कहाँ पे बैठता है बाबू, वो भारी होकर नीचे बैठता है। इस तापमान अंतर के कारण गर्म जल सतह और ध्रुवों की ओर, ठंडा जल नीचे की तरफ भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने लगता है। गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोशियो की धारा इसी प्रकार की क्या है, उदाहरण है। गल्फ स्ट्रीम की धारा कैसी धारा है, गर्म धारा। गल्फ स्ट्रीम कैसी है, गर्म है। और क्यूरोशियो कैसी है, ठंडी है। ठीक है, क्यूरोशियो कैसी है, गर्म है। और गल्फ स्ट्रीम ठंडी है, गई भी गर्म है। दोनों ही गर्म गर्म धाराएं हैं। तो ये गर्म धाराएं कहां से कहां तक जाती हैं, ये भूमध्य रेखा से कहां, पोल की ओर जाती हैं। इसीलिए कैसी धारा हो गई, गर्म धारा। तो इस तरीके से आप देखोगे कि भूमध्य रेखा पर हम लोग को जो धाराएं मिलती है वो गर्म धाराएं, ठीक। लेकिन लेकिन पोल के पास जो धाराएं मिलती है वो कैसी मिलती है, ठंडी धारा। तो पोल ठंडा है, इसलिए वहां पर हवा क्या हो जाती है, ठंडी होती है। तो वो क्या हो जाएगी, नीचे बैठेगी। और जो गर्म धाराएं हैं वहां पे हवा क्या हो जाती है, गर्म। इसलिए हवा भी ऊपर जाती है और भाप बन के क्या जाता है, ऊपर की ओर निकल जाता है। ठीक है, उसलिए हवा वहां पर कैसे हो जाते हैं, निम्न वायु चाप रहता है कि उच्च वायु दाब रहता है, कौन सा? भूमध्य रेखा पर निम्न वायु दाब, लो प्रेशर होता है कि हाई प्रेशर होता है, कौन सा? हाई प्रेशर, लो प्रेशर होता है ना। हाँ, भुला गए? वायु दाब की पेटियां भुला गए? वायु दाब की पेटियां भुला गए? इसीलिए रिवीजन करना चाहिए।
ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। गरजती हुई 40, चीखता 60, प्रचंड 50। नहीं था। ये वाला हाई प्रेशर बेल्ट है। हम क्या बताए थे, हाई, दो गो हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में एगो लो प्रेशर बेल्ट है। तब मध्य वाला हिस्सा तो गर्म होता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर कैसे हो सकता है जनरेट? हो सकता है। ठंडी हवा हमेशा कहाँ रहेगी? नीचे। गर्म हवा हमेशा कहाँ जाती है? ऊपर। समझ में आ गया? आगे देखो। और क्या है, एक ठो प्रचलित पवन है। पवन जो है ना, पवन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेवलिंग विंड्स जो होते हैं, प्रबल वायु घर्षण से सागर का जल आगे बढ़ जाता है, जिससे धाराएं उत्पन्न होती हैं। सागर का जल बहुत तेजी से, अगर हवा बहुत तेजी से चलता है तो उससे धाराएं क्या हो जाती हैं? ऊपर की ओर चली जाती हैं। संसार की अधिकांश धाराएं प्रचलित हवाओं का अनुसरण करती हैं। व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से भूमध्य रेखीय धाराएं पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, और जबकि पछुआ हवाओं का प्रभाव से गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी प्रशांत प्रभाव से जैसे जल प्रवाह बनते हैं। अब पछुआ हवाओं के कारण ही दक्षिणी ध्रुव सागर में वेस्ट विंड ड्रिफ्ट उत्पन्न होता है। एकदम इंपॉर्टेंट, याद रखना। जो ये पछुआ पवनों से कौन सा ड्रिफ्ट उत्पन्न होता है? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट उत्पन्न होता है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट उत्पन्न होता है। इसके वजह से भी हम लोगों को धाराओं में गर्मी और ठंडा दिखाई देता है। ठीक है, इनके वजह से, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की वजह से भी। अच्छा, दूसरा क्या है? भू आवर्तन, रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ पे हम लोग बताए थे कि आपको अर्थ पे एक अंदर की ओर भी क्या चलता है? कोरियोलिस बल चलता है, कोरियोलिस बल। ठीक है, तो कोरियोलिस बल के कारण भी क्या होते हैं? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की वजह से पानी की धाराएं जो होती है, गर्म से ठंडी, ठंडी से गर्म हम लोग को दिखाई देती है। अभी वीडियोस में आपको सब चीज दिखाई देगा, इसमें वीडियो भी है, अभी वीडियोस भी है इसमें, सब दिखाई देगा अभी। पेरल के नियम के अनुसार पृथ्वी की घूर्णन के कारण हवाएं और धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर बहती हैं। बताए थे, याद करिए। पेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कैसे बहती है? दाहिनी ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर बहती हैं। इसके कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलती हैं। देखो, देखो बाबू ध्यान से। पेरल के नियम के अनुसार भूमध्य रेखा से ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कैसे चलती है? अपनी दाहिनी ओर चलती है। कैसे चलती है? दाहिनी ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी कैसे चलती हैं? बाईं ओर चलती हैं। समझ में आ गया? बाईं ओर चलती हैं। बोलो, समझ में आया? बाईं ओर चलती है। तो सुनो, जब यहां पर इसके कारण धाराएं जब मुड़ेंगी, हवा भी इसी साइड चल रहा है, धारा भी जब मुड़ेगी तो इसी साइड ना मुड़ेगा, तो इसको क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में जब घूमता है कोई चीज तो उसको क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। और जब घड़ी की उल्टी दिशा में घूरेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आया? घड़ी कैसे चलता है? ऐसे, इस तरफ से चलता है ना, ऐसे। उसका सुई कैसे चलता है? ऐसे चलता है, ऐसे ही ना घूमता है। ठीक। अब देखो, डिजिटल घड़ी आ गया है, जिसके वजह से घड़ी का भी नामो निशान लगभग लगभग खत्म है। समझ में नहीं आता है कि किस दिशा में घूमता है। अब तो सब डिजिटल आ गया है, जितना आसानी हो जाए। दो घड़ी खोलो एक बार। घर में घड़ी होगा, दीवार में लगाया गया होगा, और उसी के पीछे छिपकली होगी, है ना? देखो, घड़ी की दिशा में देखो यहाँ पे, ये देखो, सेकेंड का, सेकेंड का जो हिस्सा है, ये क्या कर रहा है? घूम रहा है ना। ये इस साइड में अगर घूम रहा है तो क्लॉकवाइज, अगर उल्टा घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो धाराएं भी कैसे घूमेंगी? एंटी क्लॉकवाइज। द उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कैसे घूमती है? क्लॉकवाइज। तो धाराएं भी कैसे चलेंगी? क्लॉकवाइज। धारा और हवा का मिश्रण दोनों सेम है। समझ में आया? जैसे देखना, कभी कभी गंगा के आसपास में हवा बहुत तेजी से चलता होगा ना, तो पानी देखना हिलोरे मारता है, एकदम खतरनाक। तो वो हवा ना ऊपर से ठंडा होके कहाँ आता है? नीचे। लेकिन देखता है कि पानी सुबह से क्या था? गर्म था। फिर बेटा कैसे जाता है? ऊपर। इसीलिए पनिया देखना ऐसे हिलोरे मारता है, ये ऐसे चलेगा। होता है कि नहीं होता है? तो हवा भी कैसे चलती है? ऐसे नीचे आती है, और देखता है कि पानी नीचे गर्म है, बात बेटा जल्दी से गर्म होकर फिर कहाँ चलो? ऊपर। इसीलिए फिर ऊपर भाग जाता है। इसलिए पानी ऊपर के साइड चलता है ऐसे। ठीक है। अब कभी हवा बहुत तेजी से हो जाएगी, बहुत तेजी हो जाएगा, तो हवा नीचे की ओर आएगी, पानी को पूरा का पूरा ऐसे हिलोरे मारेगा। अब पानी को कैसे कर देगा? इस साइड ऐसा कर देगा ना। इसी के ऊपर क्या करता है? सर्फिंग करता है कि नहीं करता है? ऊपर की तरफ जाता है। ये समुंदर में दिखाई देता है। समझ में आया? हवा होती है इसी तरीके से।
हवा के ऊपर निर्धारण किया कि नहीं किया? एकदम हवा के ऊपर निर्धारण। अच्छा, घनत्व में अंतर होता है। अधिक घनत्व वाला भारी जल नीचे बैठता है, जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, उसका घनत्व तो क्या होगा? ज्यादा। उस पानी का घनत्व तो क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आया? जैसे हम तुमको बोले कि एक सादा जल जिसको हम लोग पीते हैं, नॉर्मल पानी, और एक वो पानी ऐसा हो जिसमें चीनी नमक बहुत ज्यादा गाढ़ा मात्रा में मिलाया गया हो, तो वो पानी भारी होगा कि नॉर्मल जल भारी होगा? इसमें चीनी ज्यादा मिला हुआ है, वो गाढ़ा होगा, थोड़ा भारी होगा, उसका घनत्व तो क्या है? ज्यादा है, तो क्या करेगा? नीचे बैठा रहेगा। समझ में आया? लेकिन हल्का पानी का घनत्व तो क्या होगा? कम, तो वो हमेशा हिलोरे मारेगा, ज्यादा मारेगा। इसलिए गंगा जी में हिलोरे हमेशा ज्यादा है, और समुंदर के बीच में हिलोरे क्या है? कम है। लेकिन सामने के तरफ में हिलोरे कैसे हैं? ज्यादा है। ठीक है, इसलिए पानी क्या हो जाता है? सामने की ओर चला आता है, और फिर लेके चला जाता है। समझ आया? 24 घंटे के अंदर अंदर कितने बार ज्वार और कितनी बार भाटा आता है पता है? 2 बार ज्वार, 2 बार भाटा आता है 24 घंटे के अंदर। एक बार सुबह में, एक बार शाम, रात में आता है ना एक बार, देखना इधर से जब जाता है सुबह के समय में, उस साइड से जाता है, बांध बांध जाता है ना, तो देखना पानी क्या हो जाता है? ज्वार होके ऊपर उठ जाता है। और रात के समय में इस साइड से जाता है, तो जब उस साइड से जाएगा ना तो पानी बढ़ बढ़ जाएगा, और जब इस साइड से जाएगा तो पानी कम जाएगा। तो जब नहाने वहाने जाते होगा तो कभी ऐसा लगता होगा नीचे पानी चला गया है, उसको कहते हैं भाटा। क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। ठीक है, ईव कहते हैं उसको। तो घनत्व में अंतर है कि नहीं है? ध्रुवों के समीप हिम पिघलने से जल का घनत्व तो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हिम का घनत्व तो क्या है? ज्यादा है। हिम 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 मतलब समझते हो? ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स में क्या है? बर्फ है। अब बर्फ जो है वो हिम के पिघलने से जल का घनत्व तो क्या हो जाएगा? कम। जैसे कि लेब्रेडोर और क्यूराइल की धारा। लेब्रेडोर की कैसी धारा है? ठंडी धारा। और क्यूराइल की कैसी धारा है? ठंडी धारा। ठीक है, ये सब लेब्रेडोर और कौन सा? क्यूराइल, ये ठंडी धारा है, बिकॉज ये पोल से कहाँ आ रहा है? नीचे की ओर। कहाँ पे नीचे की ओर? भूमध्य रेखा के पास। ठीक है, इसलिए लेब्राडोर की धारा ठंडी धारा, क्यूराइल की धारा ठंडी धारा। ठीक है। अच्छा, तट की आकृति। धाराएं सामान्यतः तटों की आकृति के अनुरूप बहती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम अमेरिका के पूर्वी तट में, और क्यूरोशियो के चीन के तट में। क्यूरोशियो की धारा कहाँ बहती है? चीन के तट के पास। और गल्फ स्ट्रीम की धारा अमेरिका के तट के पास। ठीक है, समझ में आया? और जो ये तटों और अंतरीप में टकराकर धाराएं अक्सर दो भागों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। और तटों से अगर टकराएगा ना तो वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। इतना याद रखो। ये महासागरीय धाराओं का पूरा नोट्स आप लोग को दिखाए थे? ये वाला था नहीं, इससे पहला वाला था। लहरें आप लोग को तो बता दिए पहले। इनकी उत्पत्ति सागरीय पृष्ठ या पवन के दबाव या घर्षण से होती है। इनमें जल का क्षैतिज स्थानांतरण नहीं होता, बल्कि केवल ऊपर नीचे होने वाली दोलनात्मक गति होती है। बताए थे? ज्वार भाटा इसमें सागरीय जल में आवर्ती होती है, पीरियोडित होते हैं, और ये क्या होते हैं? चढ़ाव और उतार होते हैं। ज्वार भाटा किसको कहते हैं? टाइड्स किसको कहते हैं? अगर चढ़ गया पानी तो ज्वार, और नीचे उतर गया तो भाटा। ठीक है, लेकिन ये भी तो है बात, ज्वार से ज्यादा ज्वार हो गया नहीं। ज्वार जो है ना, ज्वार जितना ज्वार पानी उठना था उस स्तर से ज्यादा स्तर उठ गया। नहीं, कोई को बोलता है अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है, अब तो बेटा तुमको छोड़ेंगे नहीं। जितना हमको बर्दाश्त करना था हम कर लिए। ठीक है, सुनो। जब ज्वार जब ज्वार और भाटा दोनों ही अपने समतल जगहों से बहुत ऊंचा से और ऊंचा चला जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं बृहद ज्वार, या दीर्घ ज्वार, या दीर्घ ज्वार भाटा। ठीक है, समझ में आया? मान लो कि पानी का स्तर इतना ही उठना था ज्वार में, लेकिन पानी का स्तर इतना उठ गया, तो इसको क्या कहेंगे? दीर्घ ज्वार। क्या कहेंगे? दीर्घ ज्वार। ठीक। लेकिन भाटा जब हुआ, लेकिन ऐसा हुआ कि ज्वार है लेकिन भाटा से थोड़ा सा है अधिक, तो उसको क्या कहेंगे? लघु ज्वार। ये किसके कारण होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की वजह से। ठीक है, अभी समझाते हैं आपको, एकदम पूरा, एकदम मतलब जैसे नहीं, बच्चा जैसा वैसे समझाते हैं। दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार देखना पीछे किताब में दिया हुआ है, दीर्घ ज्वार लघु ज्वार, और कुछ कुछ फोटो वोटो बनाया होगा। ठीक है, अच्छा उसको छोड़ो, इससे पहले ये वाला समझ लो
लहरें और धाराएं में अंतर आपको बता दिए थे। अरे ये अंतर तो पहले ही दिया हुआ था। ठीक है, देखो, देखो यहाँ पे देखो, यह है उच्च ज्वार और यह है निम्न ज्वार। इसको दोलनात्मक गति कहते हैं। ऐसे ही ना रहता है, नहीं रहता है इसे दोलनात्मक गति इसको। यहाँ पे देखो पूरा गर्म धारा और ठंडी धारा के बारे में तो अब लिख दिए हैं। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण भी होता है। अच्छा, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या है? हिम का पिघलना, किताब में दिया हुआ है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति किसके कारण होता है? हिम का पिघलना। जितना ज्यादा हिम पिघलेगा उतना ज्यादा महासागर में क्या बढ़ेगा? पानी बढ़ेगा। ठीक है, और उसका घनत्व तो क्या हो जाएगा? और ज्यादा जाएगा। ठीक है, हिम का पिघलना दिखाई दे रहा है, हिम का पिघलना। हिम अगर पिघलेगा बाबू, हिम पिघलेगा तो महासागरीय जल में पानी क्या होगा? स्तर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा? बताओ ना, आधा से अधिकतर पानी कौन छिपा के रखा था? हिम छिपा के रखा था। लेकिन बर्फ अगर पिघल जाएगा तो उधर पानी नहीं फैल जाएगा पूरा, तो सागर का पानी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ग्रीष्म काल में ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम पिघलने से सागर में स्वच्छ जल की मात्रा बहुत पहुंच जाती है, जिससे जल स्तर ऊंचा हो जाता है और लवणता क्या हो जाती है? कम। सॉल्टेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यह जल अपेक्षाकृत निचले स्तर में होने वाले क्षेत्रों को ओर चलने जाती है, जिससे धाराएं की उत्पत्ति होती है, जैसे पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। उसके बाद होता है अपने पास मौसम परिवर्तन की वजह से भी होता है। जब ऋतुओं के परिवर्तन साथ साथ मौसमी हवाओं का भी दिशा बदल जाता है, तो उत्तरी हिंद महासागर में चलने वाली धाराओं की दिशा में भी बदली आती है। इसके अतिरिक्त सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन, मतलब कि उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, इसमें अटलांटिक महासागर की विषुवत रेखीय में धाराओं की विस्थापित होती है। मतलब मौसम के परिवर्तन होते हैं, कभी चक्रवात आता है, कभी हिम फिसल जाता है, कभी गर्मी बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, कभी बाढ़ आ जाता है, तो इसके वजह से भी सुनामी आ जाता है, कभी कभी आग का लगना हो जाता है। ये सब किसके कारण? मौसम परिवर्तन के कारण। दूसरा, सारगैसो सागर का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सारगैसो सागर, सारगैसो सागर जो है, देखो यहाँ पर होता है सारगैसो सागर अमेरिका के पास, नॉर्थ अमेरिका, और इस साइड में सारगैसो सागर होता है। सारगैसो सागर जो होता है उत्तरी अटलांटिक में चारों ओर प्रभावित जलधाराओं की मध्य स्थिति शांत एवं गतिहीन होती है। सारगैसो सागर कहते हैं इसी को। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ था। सारगैसो सागर किसको कहते हैं? सुनिए, उत्तरी अटलांटिक के चारों ओर प्रभावित जलधाराओं के मध्य स्थित शांत, ये जगह स्थित कैसा है? शांत है। ठीक है, अब यहां पर ना कुछ कुछ मतलब पानी के ऊपर ही, पानी के नीचे भी है, पानी को थोड़ा ऊपर भी है, ऐसे ऐसे एल्गी जमा हो गए ना, इतना ज्यादा एल्गी जमा हो गया। एल्गी समझते हो? जो पानी के अंदर नहीं रहते वो, काई काई काई, वो काई ने इतना सारा जमा हो गया है यहाँ पर, इतना जमा हो गया है कि यहाँ का पानी हमेशा क्या रहता है? शांत रहता है। बिकॉज उसका घनत्व तो क्या है? ज्यादा है। जिसका घनत्व तो ज्यादा होगा, मान लो कोई मोटा आदमी है, उसका घनत्व तो क्या है? ज्यादा है, तो क्या रहेगा? थलथला के बैठ जाएगा, कहीं पर भी नहीं बैठ जाएगा। अब यहाँ पे घनत्व तो क्या है? ज्यादा है, बस यहीं पे पानी क्या हो जाता है? हमेशा घूमते रहता है, बस यहीं पे। इसके अगल बगल घूमता है, यहाँ पे नहीं घूमता, बीचवा में नहीं घूमता, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सारगैसो सागर। कौन सा सागर? सारगैसो सागर कहते हैं। ठीक है, अब अधिक वाष्पीकरण और जल के स्थिर होने के कारण यह अटलांटिक का सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र होता है, जहां जड़ विहीन समुद्री घासों के कारण, देखो यहाँ पे कौन सा है? जड़ विहीन, यहाँ पे जड़ नहीं है, और खाली घास है, छोटा छोटा एलगी है। और समुद्री घासों के कारण यातायात में क्या होती है? बाधा आती है। कोई भी ना यहां से पार करके नहीं जाता है। ठीक है, यहां से पार कर नहीं, इधरी के ठीक इधरी बगल में है बरमुंडा ट्रायंगल। यहाँ ट्रायंगल से अगर कोई होके ऊपर से जहाज भी जाता है ना, तो जहाजवा को पता नहीं कैसे खींच लेता है। अब इसका रहस्य ही रहस्य बना है। ठीक है, किसी दिन वीडियो में आएंगे और खतरनाक आप लोग को बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में एकदम बता देंगे। बरमुंडा ट्रायंगल में क्यों जहाजें खिंचा जाती हैं? जहाज जो पानी वाली जहाज होती है, जो उड़ने वाली जहाज होती है, वो भी खिंचा जाती है। पानी वाला जहाज वो खिंचा जाता है इसमें, इसलिए पानी वाला जहाज ऐसे घूम के जाता है, ये ऐसे घूम के जाएगा। हम इधर से नहीं जाएंगे, खींच लेता है सारगैसो सागर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एलगी है, पानी का घनत्व तो क्या है? ज्यादा है। ठीक है, ये हो सकते हैं। दूसरा क्या चीज? शीतल दीवार। कौन सा? कोल्ड वॉल, शीतल दीवार। देखो ऐसे दिखाई देता है शीतल दीवार। यहाँ पानी है, देखो ये पूरा वॉल है। अब कैसे पढ़ाया जाए? पछुआ हवाओं के प्रभाव से गल्फ स्ट्रीम की गर्म धाराएं मुड़ने पर लेब्राडोर की ठंडी धारा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट में हैटरस अंतरीप तक आती है। इसके मिलने से घना कोहरा उत्पन्न हो जाता है, जिसे न्यूयॉर्क के समीप शीतल दीवार कहा जाता है। न्यूयॉर्क में क्या चलता है? शीतल दीवार। यह माइनस में डिग्री टेम्परेचर होता है। यह हवा जब झोंक कहीं से चलेगा ना, वो हवा शीतल दीवार का हवा जब चलेगा ना, तो मान लो ऐसे पढ़ाते हुए किसी को आशीर्वाद दो, जीते रहो, तब ऐसे ही रह जाएगा। 900 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है।
की स्पीड होती है, खतरनाक होती है। ठीक है, कोनो ऐसे रहा तो बस हाँ राम खिलावन, हाँ बस ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, और कई साल तक ऐसे शीतल दीवार चलती है, कई साल तक ऐसे ही शीतल दीवार इसमें चलेगा। कहां पर? न्यूयॉर्क के पास। इसलिए वहां के लोग दो दो को घर बनाए हुए हैं, एक वो फार्म हाउस और एक तो अपना ओरिजिनल हाउस। ठीक है, तो फार्म हाउस में जाते हैं वो लोग अपना पिकनिक उकनिक करने के लिए। जब ठंडा का मौसम आ जाता है ना, तो वो लोग कहाँ चले जाते हैं? फिर वापस मेनलैंड में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आवर रनवे राइट। समझ में आया? तो दो दो को घर होता है उन लोगों का। समझ में आया? आगे बढ़े, शीतल दीवार समझ में आ गया? अभी ये भी तो, ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये देखो शीतल दीवार, ये देखो, दीवार है ना? ये दीवार है ना? दीवार नहीं है ये ग्लेशियर है। ये बर्फ का इतना मोटा ग्लेशियर है, समझ पा रहे हो? ये बर्फ का इतना मोटा ग्लेशियर है बाबू, इतना चौड़ा, देख रहे हो इतना चौड़ा है। खाली अभी तक हो, खाली इमेज में ऐसा इतना चौड़ा दिखाई दे रहा है। तुम जब जाओगे तो कैसा दिखाई देगा? पहाड़, पहाड़े पहाड़ है, तुम ऊंचा ऊंचा पहाड़ है। समझ में आ रहा है कुछ? कितना खतरनाक है अपनी पृथ्वी पर है ये। और जब ये पिघलता है तो देखो ये पानी है, पानी ठंडा होगा कि गर्म? ऑब्वियसली ठंडा होगा, है ना? ठंडी दीवार। और यहाँ से जब बताओ तो हवा चलेगी तो कैसे चलेगी? ठंडी की गर्म? ठंडी हवा चलेगी। और इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है कि उसको क्या कहते हैं? शीतल दीवार कहते हैं। बुझाया? अभी भी नहीं बुझाया भाई, तो अब नहीं बुझा पाएंगे हम। फोटो दिखा के समझा रहे हैं, अभी नहीं समझ पे आता है, पता नहीं कैसे समझेगा। एक मिनट। माइनस में ये टेम्परेचर होता है, चलता कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में चलता है। शीतल दीवार जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। अभी जो आपको फोटो दिखाई वो क्या था? शीतल दीवार था कि ग्लेशियर था? ग्लेशियर था। लेकिन वहां से जो हवा चलेगी वो क्या है? शीतल दीवार है। समझ में आया? हवा ना, वो हवा का नाम है शीतल दीवार, वो ग्लेशियरवा का नाम नहीं है। शीतल दीवार जो है वो हवा का एगो झोंका है। जैसे यहाँ पे लू चलता है ना, लू, हरमटन, ठीक है, सिरक्को, ये सब याद नाम है? हवा का नाम याद है? हरमटन, सिरक्को, लू। आगे समझ में? बैटरी चल जाता है। महासागरीय धाराओं के प्रभाव से जलवायु प्रभाव कैसे होता है? तापक्रम पे प्रभाव पड़ता है, वर्षा पे प्रभाव पड़ता है, कोहरे की उत्पत्ति होती है। ठीक है, कोहरा समझते हो? कोहरा, फॉग। ठीक है, जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिल जाती है ना, वहां घना कोहरा जम जाता है। जैसे जलयानों के संचालन में क्या होता है? बाधा आती है। अरे कोहरा हम लोग के पास नहीं जमता, कई सालों से तो अभी कोहरा जम ही नहीं रहा है। सुबह सुबह के समय में देखना, देखना दिन भर पृथ्वी पूरी गर्म रहती है, लेकिन ठंडे के दिनों में बता रहे हैं, दिसंबर, नवंबर दिसंबर के महीने में दिन भर पृथ्वी गर्म रहती है। ठीक है, अपना इलाका पूरा क्या रहता है? गर्म रहता है। और रात को क्या पड़ जाता है? ठंडा पड़ जाता है। तो जैसे ही दिन भर जो गर्मी है वो गर्मी कहाँ जाती है? ऊपर की ओर जाती है रात के समय में। तो ऊपर का ठंडा जो रहता है, तो जो ठंडा एरिया रहता है वो कहाँ जाता है? नीचे आ जाता है। बोलता कहाँ चल रहा है रे? मतलब ऊपर जा रहे हैं हम तो गर्म हो गए हैं। तब ऊपर क्या करने जा रहा है? नीचे चलो। नीचे जैसे ही आता है ना, बोला ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, रास्ते से थोड़ा सा उठ के जम जाएंगे। तो वो जो जमता है ना उसको क्या कहते हैं? फॉग कहते हैं। समझ में आया? वो पनिया क्या हो जाता है? जम जाता है, कणों में जाके बस जाता है। बस इसीलिए क्या होता है? जम जाता है। उसी को क्या कहते हैं? फॉग कहते हैं, कोहरा कहते हैं, कुहासा कहते हैं। पाला पड़ा तो ओस, ओस नहीं है गिरत। ओस के कहल जाला देखो। हरा हरा हरियर हरियर घास चरले बड़ो।
ना ना। अबे ओ, हाँ, हरा हरा घास चरा है, अरे मतलब चराया है। तुम गाय थोड़ी है, गाय भैंस। हाँ, हरा हरा घास चराते हो ना, तो देखना हरा घास के ऊपर बैठा देंगे अभी बाहर। हरा घास के ऊपर देखना छोटी छोटी पानी की बूंदें लग जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, ओस कहते हैं। ये लोग गधा लोग जिसको मन तिसको ओस बना देता है। कहीं देखना पापा जाते होंगे तो चाचा मत बोल देना। चाचा कहाँ जा रहे हैं, तो फिर पता चलेगा पापा को चाचा बोलता रहे। हाँ, आगे देखो, आगे देखो। महासागरीय धाराओं का प्रभाव क्या पड़ता है, व्यापार पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता। महासागरीय धाराओं का व्यापार पर, जलयानों की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। धाराओं की दिशा में चलने की गति तेज हो जाती है, जबकि विपरीत दिशा में गति धीमी हो जाती है। बंदरगाहों का खुला रहना, गर्म धाराओं के कारण उच्च अक्षांशों पे बंदरगाह, बंदरगाह समझते हो, पोर्ट वाला एरिया जहाँ पे पोर्ट है, साल भर व्यापार के लिए खुले रहते हैं। और ठंडी धाराओं की वजह से यहाँ प्रभाव क्या हो जाता है, बंदरगाह अक्सर बर्फ से जमने के कारण व्यापार योग्य नहीं होता। ठीक है, तो व्यापार के भी महासागरीय धाराएं जो होती हैं, अगर गर्म रहा तो साल भर खुला रहेगा, और जो ठंडी धारा रहेगी उसके वजह से वो बंदर क्या क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे ठंडी धारा की वजह से वहां पे बर्फ जम जाता है। तो जो बंदरगाह है वो खुले नहीं रहते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो व्यापार में बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाता है। प्लावी हिमपिंड होता है, ठंडी धाराओं के साथ साथ आने वाले हिमपिंड जहाजों के लिए खतरनाक होते हैं, जिसे टकरा कर टाइटैनिक जैसे जहाज डूब गए थे। हिमपिंड का 9/10 भाग पानी में नीचे रहता है। देखो, हिमपिंड का 9/10 भाग। एक बार 1912 में एक टाइटैनिक जहाज जो था वो अपना पहला यात्रा कर रहा था, पहले यात्रा में ही वो डूब गया। टाइटैनिक का मतलब होता है कभी ना डूबने वाला जहाज। टाइटैनिक का मतलब था कि कभी ना डूबने वाला जहाज। उस पे जो चिमनी लगाई गई थी ना, 3 गो चिमनी, एक गो चिमनी से 3 गो एक्सप्रेस ट्रेन पार कर सकता था, इतना खतरनाक था। इतनी बड़ी बड़ी चिमनियां थी उसके टाइटैनिक जहाज के ऊपर। और फिल्म भी निकला था उसके ऊपर, देखना, एगो जैक नाम का लड़का रहता है, ऐसे जाके ऐसे खड़ा हो जाता है, वाह चलो 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 आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो टाइटैनिक का मतलब क्या था, कभी ना डूबने वाला जहाज, पहले ही यात्रा में अपना डूब गया। ठीक है, तो वो जब चला था ना, तो यहाँ बीच में एगो हिमपिंड खड़ा हो गया था। हिमपिंड, इसको आइसबर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसबर्ग। जितना ये ऊपर की तरफ दिखाई देता है ना, उससे 10 गुना नीचे रहता है। जितना ऊपर दिखाई देता है उससे 10 भाग कहाँ रहता है, नीचे रहता है। यानी कि उसको किसी कोई भी तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। अटलांटिक महासागर में था, पूरा पनिया क्या हो जाएगा, चुका था, जम गया था वहां पर। पानी के अंदर से, वो तो पानी के अंदर से निकला ही था, रात का समय था, देख नहीं पाया बेचारा। वहां का जो ये था कैप्टन था, वो कैप्टन ने सामने से बाइनोकुलर्स से देखा कि बेटा ये तो बहुत खतरनाक आइसबर्ग है। ठीक है, तो वो चिल्लाता है, आइसबर्ग, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, इधर घुमाओ। वो ना सीधे जा रहा था, जाते समय फिर बायां साइड घुमाना था उसको। ठीक है, अब वो लोग समझ नहीं पाया, जल्दी जल्दी इमरजेंसी इमरजेंसी बोलते हुए जैसे जैसे पूछे, सामने का तो एरिया घूम गया, लेकिन अब पीछे का जो वाला हिस्सा था, नाव का जो पीछे वाला हिस्सा था स्टीमर का, टाइटैनिक का, वो पूरा का पूरा जाके लग गया। ठीक है, लगने की वजह से नीचे वाला जो साइड था वो टूट गया, टूटने की वजह से पूरा पानी घुस गया एकदम। ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा फिर, नीचे वाला हिस्सा तो, अब मान लो नाव ऐसे है, इस जगह पे पानी घुसा है, तो ये तो ऐसे हो जाएगा, और सामने वाला हिस्सा ऐसे उठ गया। ठीक है, उठ के अब ये टकरा नहीं, ये समझ नहीं पाया कि भाई हम खड़ा रहे कि नहीं रहे। नीचे वाला हिस्सा तो पूरा नीचे नीचे चला गया था, पानी के एकदम सतह पे, और ये वाला हिस्सा फिर टूट के नीचे गिर गया। 2 हिस्सों में से टूट गया ना टाइटैनिक। कई सारे इंसानों की मृत्यु हो गई, बहुत सारा। जैक की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसलिए उड़ना नहीं चाहिए। उड़ रहा था ना। मध्य, देखो मत्स्य उद्योग में भी बहुत ज्यादा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू, मत्स्य उद्योगों के लिए भी प्रभाव पे पड़ता है। जो मछलियां आवागमन करती है ना, मछलियां, जहां पे, जहां पे सुनो, जहां पे ठंडी धारा और गर्म धारा होती है ना, तो कुछ कुछ मछलियां ऐसी है जो ठंडी धारा को मतलब रहना चाहती हैं, और कुछ कुछ मछलियां ऐसी है जो गर्म धारा में रहना चाहती है। तो ठंडी धाराओं के साथ साथ मछलियां ठंडे प्रदेशों में, गर्म प्रदेशों में पहुंचती हैं, जिससे उन्हें पकड़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। सुनो, कोई ठंडी धारा की मछली है, वो अचानक से कहाँ चल जाए, गर्म धारा के पास चली जाए, तो गर्म धारा में वो तो तैर नहीं पाएगी, क्योंकि उसको पूरा का पूरा प्रैक्टिस कहाँ पे था, ठंडी धारा में। ठंडी धारा में अगर कोई पकड़ लेगा तो वो भाई बुझा जाएगा कि ठंडी धारा में ये पकड़ने वाली मछली है, और गर्म धारा में अगर कोई पकड़ लेता तो गर्म धारा वाला। तो गर्म धारा में जो मछलियां थी ना, उसको नहीं पकड़ सकते।
जो गर्म धारा वाली मछली अगर ठंडी धारा में चली जाएगी तो उसको पकड़ाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, जहां से ठंडी धारा चलती है वहां से कभी कभी मछलियां कुछ होती है ना, वो मछलियां गर्म धारा के पास चली आती हैं। तो जब ठंडी धारा गर्म धारा में आके मिल जाती है तो मछलियां भी क्या होती है, चली आती हैं। अब मछलियां जब भी आती है ना तो उसके साथ साथ वो लोग तैर नहीं पाती है बढ़िया से, इसलिए जाल फेंको, अब बड़ा बड़ा मछली पकड़ के लेके आता है। गर्म धारा से ठंडी धारा, ठंडी धारा से गर्म धारा, इसलिए मछलियां बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा जाती हैं। वो लोग तैरने वाली कहाँ की थी, वो मछलियां जो ठंडी धारा की थी अचानक से कहाँ आ गई, गर्म धारा में, तो तैर पाएंगी। आपको प्रैक्टिस अभी तक कहाँ का है, 10th क्लास का, फिर अभी दे दे 1 क्लास का मैथ बनाने को, 5 क्लास का मैथ बनाने को, तो बना लेंगे, लेकिन 12 क्लास का देंगे तो अचानक से 12 क्लास में रख दे तो नहीं हो पाएगा। वही कंडीशन इनका भी है। मछलियां जो ठंडी धारा में अच्छे से तैर पाती थी, गर्म धारा के आने के बाद तैर नहीं पाती हैं, तो तैर नहीं पाती हो तो सोचती है कि ऊपर चले, ऊपर ठंडा मिलेगा, थोड़ा ऊपर जाती है तो पकड़ लेता है कोनो, आओ तुमको भूज के खाएंगे, बिक आ जाती है ठीक है, बिक जाती है वो लोग। जैसे न्यू फाउंडलैंड, कौन सा न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पर जब मछलियां आती है, मछलियां आराम से पकड़ा जाती है यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड में, क्योंकि ठंडी धारा से कहाँ जाती है, गर्म धारा की ओर चली जाती है। अच्छा, प्लावक जो होते हैं, प्लैंकटन जो होता है, धाराएं मछलियों के भोजन यानी प्लावक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाती हैं, जिससे मछलियों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। अनुकूल क्षेत्र जहाँ होता है, जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है, वहाँ प्लावक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यह क्षेत्र मछली पकड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जैसे जापान और न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड में प्लावक बहुत खतरनाक आते हैं, ठीक है, मछलियां इसी को खाने के लिए आती हैं। जहाँ ठंडी धारा और गर्म धारा मिलती है ना, वहाँ पे प्लावक का जमाव हो जाता है और मछलियां वही को खाने आती है। इसीलिए जितने भी मछली पकड़ने वाले होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मछुआरा, वो मछुआरा सब के सब जाते हैं कहाँ पे, न्यू फाउंडलैंड के पास। और न्यू फाउंडलैंड और जापान के पास यहाँ पे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, प्लावक पाया जाता है। प्लैंकटन मछलियां पाई जाती हैं, कौन सी, प्लैंकटन। बड़ी मछलियां उसी को खाने के लिए आती हैं, बस उसको खाने के लिए आती है, अपने किसी के प्लेट पे अगले दिन मिलती हैं, ठीक है मछलियां खतरनाक पकड़ा जाती है वहां पर। ज्वार भाटा, इसके बाद क्या पढ़ना है हम लोगों को, ज्वार भाटा। देखिए प्रमुख शब्दावली अभी पढ़ा देंगे। चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण, अब क्या पढ़ना है आप लोग को, ज्वार भाटा मेनली देखना है, ठीक है। अभी यहां से एकदम पूरा ध्यान दीजिए एकदम बेहतरीन तरीके से। ज्वार भाटा जो होता है, समुद्र और सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के स्तर में होने वाली नियमित वृद्धि या गिरावट क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्ति, इसमें अपना मैग्नेटिक पावर है कि नहीं है, अपना पूरा ग्रेविटेशन पावर है। अब मान लो कोई चीज ऐसा जिसको ग्रेविटेशन की वजह से खींच के लेके आएंगे, ग्रेविटेशन क्या होगा, खिंचाएगा। तो बताओ अगर कोई पानी है, पानी का छलकाव बहुत ही ज्यादा है, छलकाव बहुत ही ज्यादा है, ऊपर से सूरज भी टान रहा है उसको और साथ साथ चंद्रमा भी टान रहा है, तो वो दोनों के टानने की वजह से क्या होगा, पानी छलक के सामने की ओर चला आएगा। लेकिन अपने ग्रेविटी किस पे है, पृथ्वी पर भी है, इसलिए पनिया छोड़ के भागता नहीं है, बस खाली उछल जाता है लेकिन भागता नहीं है। अब कैसे उछलता है उसको दिखाते हैं, पहले देखते हैं इसमें शब्दावली में। ज्वार क्या है, सागरीय जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है, टाइड इंग्लिश में कहते हैं। ईव क्या है, सागरीय जल का नीचे गिरकर पीछे लौटना क्या कहलाता है, ईव। समुद्र में तो ये दोनों दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, सामने जब जब आता है तो ज्वार, और सामने जब पीछे चला जाता है तो भाटा। ज्वार भाटा, ईव टाइड, ईव टाइड। ईव को क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं, टाइड को क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं, ठीक है। ये शब्दावली है आपके। ज्वारीय परिसर किसको कहते हैं, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का अंतर क्या कहलाता है, ज्वारीय परिसर कहलाता है। उच्च ज्वार बहुत ज्यादा और निम्न ज्वार, ठीक है। ज्वार तो दोनों है लेकिन कभी कभी उच्च हो जाता है। देखो गुस्सा तो आता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल गुस्सा है। और कभी कभी पारा क्या हो जाता है, एकदम हाई हो जाता है, तो क्या है, उच्च है। समझ में आया, पापा को देखना गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा तो क्या है, उच्च, पारा हाई है, अभी अभी कुछ मत बोलो, शांत से रहो। कभी कभी गुस्सा अपने ऊपर, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, हाँ तो करा धो दे, थोड़ा रहने दो, अपना ही ना बच्चा है, छोड़, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल गुस्सा है। कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करता, गधा कहीं का, ठीक है, तो क्या है, उच्च है। कभी कभी रहता है क्या चाहिए, निम्न ज्वार, बाबू पढ़ाई लिखाई कर लो, तो गुस्सा आएगा तो बहुत पीटान पीटेंगे, ठीक है, ये निम्न। कभी कभी तो एकदम में भाटा आता, और हमार बाबू, और हमार बाबू, ठीक है, तो एकदम भाटा रहेगा ज्वारीय अंतराल क्या होता है, दो उच्च ज्वारों के बीच का समय क्या कहलाता है, ज्वारीय अंतराल कहलाता है।
दो उच्च ज्वारों के बीच का अंतराल ज्वारीय अंतराल। ज्वारीय धाराएं क्या कहलाएगा? खाड़ी में ज्वार भाटा के कारण उत्पन्न क्षैतिज धाराएं क्या कहलाती हैं? ज्वारीय धाराएं कहलाती है। खाड़ी में जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है ना, खाड़ी जैसे बंगाल की खाड़ी, हम लोग कहाँ पे देखते हैं? बंगाल की खाड़ी में ही देखते हैं ज्वार भाटा ज्यादातर। अरे हम लोग तो खैर नदिये में ही देखे हैं, नदी में देखे हैं। जल्दी तो कोई गया नहीं है समुंदर के पास, कभी कभी जाके एक्सप्लोर करके देखना चाहिए ज्वार भाटा क्या होता है। खाली नानी बाड़ी जाके अपना समर वेकेशन कटा देते हैं। ठीक है, कहाँ जाएगा? नानी बाड़ी। नानी घर जाएंगे। और एक देखो, उत्पत्ति के कारण क्या होता है, देखो ध्यान से देखो उत्पत्ति के कारण। ज्वार भाटा मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। ज्वार भाटा मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। ज्वार भाटा मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। जहां न्यूटन के नियम के अनुसार ब्रह्मांड के पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसने दिया था नियम? न्यूटन बाबा ने नियम दिया था कि हर एक आकाशीय पिंड के अंदर अपना अपना ग्रेविटेशन फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो ये वापस कहाँ आता है? नीचे की ओर। पृथ्वी उसको क्या करती है? खींचती है। कितने न्यूटन बल से खींचती है? 9.8 न्यूटन बल से खींचती है। मतलब इसको अगर ऊपर फेंके हैं, अगर ये फिर से खींच के नीचे आ रही है तो पृथ्वी उसको खींच रही है, अपने से बाहर जाने नहीं देगी। इसीलिए पृथ्वी पर भी अपना गुरुत्वाकर्षण है, सूरज पे भी अपना गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा पे भी अपना गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन सूरज हम लोग से दूर है तो क्या उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति हम लोग के ऊपर ज्यादा प्रभावित होगा? नहीं। लेकिन क्या चंद्रमा का ज्यादा प्रभावित होगा? होगा, बिकॉज वो हम लोग के सामने है, पास में है। कितना पास है मार? 3,84,000 किलोमीटर, यही बगले में है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब करोड़ों का किलोमीटर की दूरी, कितनी मतलब? थोड़ा सा। ठीक है, समझ में? ग्रेविटेशन समझ में आया? ग्रेविटेशन। अब बोलेगा कि ग्रेविटेशन है, समझ में नहीं आ रहा था सर, हाई उत्पत्ति कैसे समझ में आएगा? हाँ, ग्रेविटेशन ही समझ में नहीं आ रहा तो उत्पत्ति कहाँ से समझ में आएगा? देखो पानी छलका हुआ मार रहा है पानी। ये आइसबर्ग माउंटेन है। जिस जिस देखो जौन जौन जगह पे जा रहा है उस जगह पे ये भी जा रहा है, पानी भी जा रहा है। देखो देखो, ये चंद्रमा है। कदई उधर कहाँ देखती है रे? फिर से देख, इसके वजह से फिर से देखना पड़ेगा। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जिस जगह पे चंद्रमा जा रहा है, कोई सूरज है यहाँ पर? नहीं। जिस जगह पे चंद्रमा जा रहा है उस जगह का पानी देखो कैसे उछल उछाल मार रहा है ना। ये क्या हो रहा है? ज्वार हो रहा है। ये हमारी पृथ्वी पर ऐसे दिखाई देती, ये तो खैर एनिमेटेड वीडियो है, तो ये क्या होता है, ऐसे दिखाई देता है पूरा पृथ्वी पर हम लोगों को। ठीक है, देखो देखो इधर गया देखो पानी, इधर बात मत कर। देखो ये इतना दूर तक आया ना पानी, देखो इस पहाड़ को भी पार करके चला आया। तो कोई कोई ऐसे छोटे मोटे पहाड़ है ना जो समुंदर के नीचे हैं, छोटे मोटे नहीं, वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है पहाड़। वो पहाड़ ना कभी कभी क्या होता है, वहां पर पानी कम हो जाता है तो पहाड़ वो ऊंचा हुआ दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पानी इतना जोर से हिलोरे मारता है वो छोटा सा पहाड़ को भी पार करके चल जाता है। उसको कहते हैं दीर्घ ज्वार, उच्च ज्वार, एकदम बहुत ऊंचा ज्वार आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। हो गया बाबू, तुम अब निकलो, जाओ। पैक करना होता है ना। ठीक है, समझ में आ गया? कितना बेहतरीन तरीके से एकदम इसमें था। अच्छा, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है? सबसे पहला गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति दो पिंडों के संहति के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होती है। पृथ्वी के जिस भाग पर चंद्रमा का आकर्षण अधिक होता है वहां का जल चंद्रमा की ओर खींचकर ऊपर उठ जाता है। अप्रत्यक्ष ज्वार या मुख्य ज्वार कहलाता है, प्राइमरी टाइड्स कहलाता है। ठीक है, दूसरा बात, केंद्र अपसारी शक्ति, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है। यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति की प्रतिक्रिया में कार्य करती है और पृथ्वी के सभी भागों पर क्या होती है? समान होती है। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पृथ्वी पर क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। देखिए, देखो यहाँ बीच से अगर घुमा रहे हैं ना ये वाला, तो देखो यहाँ बीच पे है हाथ, लेकिन पूरा फोर्स कहाँ लग रहा है? साइड साइड में लग रहा है। लग रहा है ना? ये किसको क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, फुकड़ी खेले हो कभी? फुकड़ी ऐसे 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 लड़कियां लोग नहीं खेलती है, वो क्या लगाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। एक बार जहां छूटा तो दोनों जन गिरेगा। ठीक है, अब सुनो, देखो बाबू ध्यान से। यहाँ पे मान लो हम पृथ्वी हैं, ठीक है, ये घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है। घूमते घूमते अब इसके बगल में चंद्रमा भी तो होगा। देखो ऐसे घूमते हुए आएगा, मान लो चंद्रमा इस साइड है, ठीक है, ये देखो पृथ्वी ऐसे घूमते हुए आया, तो इस एक साइड कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि ऐसे ऐसे बनाएगा, जहां पे सूरज भी होगा, चंद्रमा पे भी होगा, और क्या रहेगा? पृथ्वी भी रहेगा। नहीं समझे? एक जगह सूरज भी रहेगा, चंद्रमा रहेगा, फिर पृथ्वी। अब यहाँ पृथ्वी पे क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है। समझ में आया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब है इस जगह पर अपनी जगह पे भी घूम रहा है। तो बताओ, पानी भी क्या करेगा? उछाल नहीं मारेगा जहां तहां चारों तरफ से मारेगा, क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगा रहा है, और चंद्रमा भी तो उसकी परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा भी तो घूम रहा है उसके। इसलिए चंद्रमा जिस जिस साइड जाता है, उस साइड में वहां पर पानी क्या हो जाता है? उछल जाता है, बहुत ज्यादा चला आता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी टाइड्स कहते हैं। और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, इसके वजह से पृथ्वी के चारों ओर का पानी क्या होता है? आगे की ओर बढ़ता है। चारों ओर का पानी, जैसे अभी पृथ्वी में दिखाई दिया वीडियो में कि चारों ओर का पानी क्या कर रहा था? जहां जहां ये जा रहा था, चंद्रमा जा रहा था, वहां वहां पर पानी क्या हो जा रहा था? बढ़ जा रहा था। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आगे बढ़े, इसको अप्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कौन सा ज्वार होता है? अप्रत्यक्ष। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति से क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्वार। गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुख्य ज्वार या प्रत्यक्ष ज्वार, और केंद्र अपसारी शक्ति से कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष ज्वार। पृथ्वी के आवर्तन के कारण प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार भाटा होता है। कितनी बार? 2 बार। ज्वार आने का समय जो है वो 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। ठीक है, ज्वार कितने बार आता है? 2 बार। भाटा कितनी बार आता है? 2 बार। कितने कितने घंटे का होता है? 6 6 घंटे का। 6 घंटा 6 घंटा, 6 घंटा में ज्वार आएगा, तो फिर उसके बाद पानी कहाँ चल जाएगा? नीचे। भाटा 6 घंटा तक रहेगा। फिर 6 घंटा क्या रहेगा? ज्वार रहेगा। फिर 6 घंटा क्या रहेगा? भाटा। 6 चौके 24 घंटा हो गया। तो 24 घंटे का एक दिन नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस बार भी पूछ सकता है कि ज्वार भाटा का अंतराल, यानी ज्वार भाटा का समय कितने घंटे का होता है? 6 घंटा 13 मिनट का होता है। कितना? 6 घंटा। मतलब कि ज्वार आने के 6 घंटा 13 मिनट बाद ही क्या आता है? भाटा आता है। फिर ज्वार आएगा, फिर भाटा आएगा। बस इसी 4 को साइकिल से क्या हो जाएगा? एक दिन पूरा हो जाएगा। यानी 2 बार ज्वार, 2 बार भाटा, 2 बार ज्वार, 2 बार भाटा। कितने कितने घंटे का? 6 घंटा 13 मिनट। 6 घंटा 13 मिनट। भाटा कितने मिनट, कितना घंटे का? 6 घंटा 13 मिनट का। और ज्वार कितने घंटे का? 6 घंटा 13 मिनट का। इसीलिए पूरे 24 घंटा में एक साइकिल पूर्ण होता है, जिसको हम लोग 2 घंटे, ये 2 बार ज्वार 2 बार भाटा कहलाता है। ठीक है, अंतर समझ में आ गया? दीर्घ ज्वार क्या होता है? साधारण ज्वार से 20% अधिक ऊंचा हो जाता है तो क्या कहलाता है? दीर्घ ज्वार। समझ में आएगा? और लघु ज्वार किसको कहते हैं? साधारण ज्वार से 20% क्या होता है? नीचा हो जाता है तो लघु ज्वार। समझ में आया? जैसे सुनो, सुनो बाबू, जैसे आपको, आप साधारणतः कितना रोटी खा सकते हैं? 2 रोटी। 2 रोटी से ज्यादा खा लिए, 4 रोटी 5 रोटी खा लिए तो क्या कहलाएगा? दीर्घ खा लिए, ज्यादा खा लिए। 20% ज्यादा खा लिए तो दीर्घ, और 20% अपने साधारण से 20% कम खा लिए तो क्या कहलाएगा? लघु। समझ में आ गया? और कम हो गया तो 20% से और कम हो गया तो भाटा। फिर वो ज्वार नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? भाटा कहलाएगा। ठीक है, तो इसको दीर्घ ज्वार स्प्रिंग टाइट कहते हैं, और इसको कहते हैं नीप टाइट। एकदम याद रखिएगा, ये दोनों टाइट है, भाटा नहीं है ये। ठीक है, ये साधारण से कितना प्रतिशत कम हुआ है? 20%। और ये साधारण से कितना प्रतिशत ज्यादा हुआ है? 20%। ज्यादा हो गया तो स्प्रिंग टाइट, कम हो गया तो डीप टाइट। ठीक है, ठीक है। गेम में कोई नहीं खेल पाता है तो क्या कहते हैं उसको? नुबड़ा कहते हैं ना, ये वही है, नुबड़ा ज्वार। समझ में आया? ये लोग स्पेशल, ये लोग के लिए, ये लोग गेम हम खेलता है, उसी से याद रहेगा।
ज्वार भाटा के प्रकार क्या होते हैं? सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, दीर्घ बृहद ज्वार कहलाता है। ये आप लोग के किताब में दिया होगा। देखो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। देखो बाबू, जब सूरज जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी, सूरज चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सिद्ध में हो जाते हैं तो इस काल्पनिक रेखा को सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजगी। कहीं पर सिजगी लिखा रहता है, कहीं पे सिजवी लिखा रहता है। बतिया इज सेम, सिजगी लिखे चाहे सिजवी लिखे, वो पृथ्वी को, सूर्य को और चंद्रमा को एक साथ लाइन में कर देता है। तो उसी को क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखा को सिजगी कहते हैं। पढ़ने के लिए सुविधा होता है। अरे बबनी सुनो, अब यहाँ पे क्या होता है? देखिए यहाँ पे सूरज, बीच में कौन है? चंद्रमा है, और यहाँ पे क्या है? पृथ्वी। बताइए अब हमको कि इसमें सूर्य ग्रहण है कि चंद्र ग्रहण है? सूर्य ग्रहण है। कैसे? पृथ्वी से हम लोग किसको नहीं देख पा रहे हैं? सूर्य को, बिकॉज बीच में कौन आ गया है? चंद्रमा। लेकिन सूर्य का तो प्रकाश चंद्रमा पे पड़ रहा है, ठीक है। अब बताओ, सूरज का जो हिस्सा है, सूरज 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 और चंद्रमा, ये दोनों के अंदर अपना ग्रेविटेशन है कि नहीं है? बताओ। है। सूरज भी इसके पानी को खींचेगा और चंद्रमा भी इसके पानी को खींचेगा। तो कभी भी लघु ज्वार हो सकता है क्या? हमेशा क्या रहेगा? पानी ऊपर की तरफ रहेगा, उसको दीर्घ ज्वार कहेंगे। यानी पूर्णिमा के समय और अमावस के समय, क्योंकि अमावस्या भी कैसे होती है? इसी समय होती है ना। देखो, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए तो कौन कहलाएगा? तब सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है। तब अब देखो, अब सूरज यहीं पर है, लेकिन अब चंद्रमा घूम के कहां आ गया है? इधर। यानी सूर्य और चंद्रमा के मध्य कौन आ गया? पृथ्वी। तो हम लोग पृथ्वी से किसको देख पाएंगे? सूर्य को देख पाएंगे, लेकिन इसकी छाया किसके ऊपर पड़ेगी? चंद्रमा के ऊपर। तो चंद्रमा एकदम काला काला दिखाई देगा। जब काला काला दिखाई देता है तो उसको कहते हैं न्यू मून, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग अमावस। बोलते हैं ना, अमावस की रात बाहर मत निकलना, अमावस की रात वही चुड़ैल तुम्हारा खून पीने आएगी, एकदम खतरनाक बोलता है ना। तो वो जो अमावस की रात है, और पूर्णिमा के रात के समय में देखना, एकदम पूरा पूर्णिमा का रात चंद्रमा एकदम देखना, एकदम गोल होता है, एकदम बहुत ज्यादा खतरनाक चमकता है और बड़ा दिखाई देता है, पता है कि नहीं। तो उस पर सूरज की किरणें बहुत खतरनाक पड़ती हैं। आइए देखो, इसमें सूरज की किरणें नहीं पड़ पा रही हैं, इसकी वजह से ये क्या है? अमावस है। अब बताओ ना, फिर वो तीनों जो एक साथ में सिद्ध में हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो देखो यहाँ पे, जैसे आज ही क्या है? आज पूर्णिमा है ना, एकादशी है, सॉरी सॉरी सॉरी, एकादशी है। हम सोचे पूर्णिमा उर्णिमा है। सुनो, पूर्णिमा के समय में देखो, 14 दिन पूर्णिमा होता है और 14 दिन क्या होता है? अमावस। 14 दिन होता है नहीं, कभी कभी देखना चंद्रमा कटा हुआ दिखाई देता है, और कभी कभी पूरे गोल हो जाता है, एकदम दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या है? अमावस है। तो उस समय पृथ्वी जो होती है ना, कहाँ पे हो जाती है? बीच में। किसके किसके बीच में? ये चंद्रमा और सूरज के बीच में। तो अमावस के समय में भी देखो क्या हो रहा है। सुनो, अमावस के समय में क्या हो रहा है? ये क्या खींच रहा है? पानी को इस साइड खींच रहा है, और ये किसके तरफ? इस तरफ खींच रहा है। इसके खींचने की वजह से ये वाला जो रेड लाइन का ये जो बना है ना, ये वाला, ये रेड लाइन क्या है? पानी को ज्यादा अपने तरफ क्या किया है? खींचा है। इसलिए इस साइड में देखो थोड़ा सा दूरी क्या है? कम है। देखो तो कम है कि नहीं? यहाँ यहाँ दूरी कम है, लेकिन यहाँ दूरी देखो तो ज्यादा ज्यादा है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? दीर्घ ज्वार कहेंगे। ठीक, आगे बढ़े। दीर्घ ज्वार पूर्णिमा के दिन और अमावस के दिन क्या होता है? दीर्घ ज्वार होता है, ठीक है। दीर्घ ज्वार, इसी को क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। तीन पिंडों के एक ही रेखा में स्थित होने की स्थिति को क्या कहते हैं? युति और वियुति। युति मतलब अमावस के दिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा। और वियुति किसको कहते हैं? पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या हो जाता है? पृथ्वी। सूरज अपने जगह पे रहेगा, बस पृथ्वी और सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा को एक जगह से दूसरी जगह करना। तो जब कभी भी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ गया? चंद्रमा। तो क्या कहलाएगा? अमावस।
तब हम लोग किसको देख पाएंगे? सूर्य को देख पाएंगे, लेकिन चंद्रमा को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण भी कह सकते हैं, चंद्र ग्रहण। और सूरज को नहीं देख पाएंगे तो सूर्य ग्रहण। जैसे मान लो ये चल रहा था कहीं पर और अचानक से कोनो चाचा ये देखे किसी को देखे लाल पीला हरा को, और देखते हुए चाचा आ गए, ए चाचा ग्रहण लगा दिए, हटिए ना थोड़ा। ठीक है, तो चाचा को क्या बोलेंगे? चाचा ने ग्रहण लगा दिया। ठीक है, और विभूति क्या कहलाता है? पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या रहेगा? पृथ्वी रहेगा, तो उसको विभूति। सूर्य और चंद्रमा के सम्मिलित शक्तियों के कारण ज्वार सामान्य रूप से क्या हो जाता है? ऊंचा हो जाता है। ठीक, कुछ समझ में आया? सबसे आसान भाषा सुने, सबसे आसान भाषा। जब अमावस होगा और पूर्णिमा होगा तो दीर्घ ज्वार, लेकिन जब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होगा तो लघु ज्वार। समझ में आ गया? अमावस और पूर्णिमा के समय दीर्घ ज्वार, और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के समय लघु ज्वार। उसके समय दीर्घ ज्वार और इसके समय लघु। ठीक है, किस वजह से? अब चंद्रमा देखो कहाँ है? यहाँ पर। तो पानी का जो वेव है वो किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या है? कम है। तो इस मतलब इमेज से भी समझ सकते हैं हम लोग कि किस जगह पे सबसे ज्यादा ज्वार होगा। ठीक है, लघु ज्वार समझ में आ गया? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के समय अष्टमी के दिन जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के साथ क्या करता है? सम्मिलित समकोण बनाता है। ये क्या है? समकोण है, समकोण बनाता है। तो उस समय हम लोग इसको क्या कहते हैं? लघु ज्वार कहते हैं। ठीक है, अगर यही चंद्रमा यहां पर आ गया तो दीर्घ ज्वार, यहाँ पे आया तो दीर्घ ज्वार। क्योंकि देखो सूरज भी खींच रहा है, और कौन खींच रहा है? चंद्रमा भी पानी खींच रहा है। तो जब पानी खींचेगा तो लघु ज्वार होगा। अब देखो यहाँ पे पानी खींच पा रहा है क्या? सूरज पानी खींच पा रहा है? पानी कौन खींच पा रहा है? खाली ये चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर खाली खींचेगा तो कौन कहलाएगा? लघु ज्वार। लेकिन चंद्रमा और सूरज दोनों मिलकर खींचेगा तो दीर्घ ज्वार। कोई दिक्कत? अब आप लोग को ये विशेष तथ्य आप लोग को मिल जाएगा इसमें किताब में, सारा का सारा। उपभू अपभू क्या है? पेरिगी और एपिगी। ज्वार भाटा के समय का अंतर देखो, 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा। 2 क्रमिक ज्वारों के बीच में कितना घंटे का अंतर होता है? 12 घंटे का, 6 घंटे का। अरे 2 क्रमिक ज्वारों के बीच में 12 घंटा 26 मिनट का समय अंतराल होता है। 2 क्रमिक ज्वारों के बीच में। अरे एक बार सुबह में जाता है पूरा 12 घंटा चला जाता है, और फिर रात को आता है फिर पूरा 12 घंटा चला जाता है। ठीक है, तो 12 घंटा 12 घंटा। लेकिन ज्वार कितने कितने घंटे बाद आता है? ज्वार केवल ज्वार पूछे। 12 घंटा 12 घंटा केवल ज्वार। अरे भाई 6 घंटा बाद ना फिर भाटा चला आता है ना। हम वो नहीं पूछ रहे हैं, हम खाली ज्वार पूछ रहे हैं। ज्वार 12 घंटा के अंतराल पे, 24 घंटा में 2 बार है ना, तब 12 12 घंटा में नहीं आया, फिर 12 12 घंटा में कौन आएगा? 12 घंटा पे ज्वार, 12 घंटा पे भाटा। ठीक है, तो 12 घंटा में 2 बार, तो 2 बार कौन आएगा? एक बार ज्वार भी और भाटा भी। 6 घंटे के लिए ज्वार, 6 घंटे के लिए भाटा। समझ में आया? खुले व गहरे सागरों में 60 से कितना होता है? 90 सेंटीमीटर तक। जबकि क्या होता है? उथले और संकरे समुद्रों में 3 से लेकर 5 मीटर तक उड़ जाता है। विश्व के सबसे ऊंचा ज्वार 21 मीटर तक कनाडा के फंडी की खाड़ी में आता है। 21 मीटर ऊंचा आता है फंडी की खाड़ी यहाँ पर। अच्छा, ज्वारीय भित्ति टाइडल बोर्ड्स क्या है? जब ज्वारीय लहरें नदी के मुहाने के प्रवेश करती है और नदी के प्रवाह के टकराती है तो जल की ऊंचाई दीवार जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, ज्वारीय भित्ति कहलाती है। हुगली नदी में आने वाली है ज्वारीय भित्ति को क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। हुगली नदी में आता है ना, यहाँ से बांध जाता है। ठीक है, ज्वार भाटा का प्रभाव से नौवाहन को प्रभाव पड़ता है, बंदरगाहों की सफाई हो जाती है। बंदरगाहों को खुला रहना वो खुला रहने के लिए क्या मिल जाता है इन लोगों को? व्यापार करने के लिए खुले रहते हैं, स्वच्छता आ जाती है। अरे भाई कहीं गंदगी उंदगी रहता है तो पानी आता है ऊपर की ओर, अब गंदगिया को पकड़ के फिर वापस लेके चल जाता है, नहीं होता है? ज्वार भाटा जमा कूड़ा करकट को बहा ले जाती है, प्राकृतिक मेहतर कहते हैं इसको। ज्वार भाटा को क्या कहते हैं? प्राकृतिक मेहतर। मेहतर कैसे साफ करता है पूरा। ऊर्जा और मत्स्यायन के लिए भी क्या होता है? अच्छा होता है। जब ज्वार होता है ना तो उससे एनर्जी बना लिया जाता है।
और मत्स्यनाय के लिए भी क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है मछली पकड़ने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? ये अभी भी दिक्कत है? ये चैप्टर खत्म, ये चैप्टर पूरा खत्म बाबू, ठीक है ना? ये चैप्टर आप लोगों का खत्म है, जलमंडल लेक्चर 2 और ये चैप्टर 3 नंबर पूरा खत्म। 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 5 चैप्टर का आधा हिस्सा टोटली खत्म कर लिया। नदी वदी के बारे में टोटली पढ़ा दिए 5 चैप्टर के बारे में। ठीक है, अब आप लोग का टेस्ट होगा 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, ये तीनों चैप्टर का एमसीक्यू टेस्ट होगा। ये एमसीक्यू टेस्ट आप लोग का अगले शुक्रवार को होगा। ठीक है, समझ में आया? डे बता दिए, अगले शुक्रवार को, सुतलवार को सूत मत जाइएगा, अगले सुतलवार को 1 से लेकर 3 चैप्टर तक आप लोग का टेस्ट होगा एमसीक्यू। ठीक, और आज टेस्ट था हिंदी का, आज था, संडे को है, संडे को टेस्ट है। ठीक है, हिंदी का कौन कौन सा, उसी दिन होगा। चलो, वीडियोस दिखा दिए, समझ में आ गया पूरा? ठीक है, आज आप लोगों को एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो क्लिप मिलेगा एक ठो। वो वीडियो क्लिप में आप लोग को टोटली दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के बारे में समझाया जाएगा। इससे थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है, लेकिन नोट्सवा सेम ही रहेगा, इससे थोड़ा सा अलग रहेगा। समझ में आया? चाहे वो देख लीजिए, लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार पक्का आएगा एग्जाम में। ठीक है, और आपको ये ड्राइंग बनाना पड़ेगा, इसलिए ये नोट्स आप लोग को मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। ठीक है, पूरा का पूरा नोट्स ये एप्लीकेशन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।